हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आउटस्टैंडिंग टॉपिक और उसका नाम होगा ह्यूमन आई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ह्यूमन आई, क्योंकि नीट में यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ह्यूमन आई जो कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है, इसको हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। पहले लेक्चर में यानी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में, जिसमें हम जानेंगे वेरियस स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ह्यूमन आई को एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको ह्यूमन आई के एक एक पार्ट के बारे में बताने वाला हूं। सेकेंड लेक्चर जो ह्यूमन आई पर होगा उसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन की। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन जो है वो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ह्यूमन आई का, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो 2 लेक्चर्स को आपको बहुत ही प्रॉपर वे में देखना है, लगाना है, ताकि आपसे ह्यूमन आई पर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमेशा बन सके। अच्छा, इस चैप्टर से यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और वो होता है ह्यूमन ईयर। तो अगर आपने ह्यूमन ईयर वाले लेक्चर को, मेरे लेक्चर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जा सकते हैं, वहां पर ह्यूमन ईयर के जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है और उस लिंक पर क्लिक करके आप ह्यूमन ईयर टॉपिक पर मेरे लेक्चर्स जो हैं उनको भी देख सकते हैं। और नीट एग्जाम के लिए आपको ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आई दोनों टॉपिक को बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। जब भी आप अपनी आई को आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं या आप किसी इंसान के चेहरे को जब देखते हैं तो उसकी जो आंख होती है, आई होती है, वो आपको इस तरीके से नाव के आकार की दिखाई देती है, बोट शेप्ड, ठीक है ना। ये वोट के शेप की होती है, लेकिन लिटरली जो एडल्ट ह्यूमन है उसकी जो आई का शेप होता है, उसकी जो आई बॉल का शेप होता है वो रफली स्फेरिकल होता है, ना कि बोट शेप होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। हमारी जो लिटरली आई बॉल है वो बिल्कुल क्रिकेट बॉल की तरह है, यानी कि स्फेरिकल शेप। इसको हम नियरली स्फेरिकल या रफली स्फेरिकल शेप भी कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये यहां पर आप देख सकते हैं हमारी आई बॉल है। ऐसी 1 पेयर ऑफ आई बॉल जो है वो आपके पास हैं, पर इनकी लोकेशन आपकी बॉडी में कहां पर है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन स्कल, और हमारे ह्यूमन स्कल में आप देखेंगे कि ये 2 बड़े बड़े जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये जो 2 बड़े बड़े आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूं? ऑर्बिट। ये क्या है? ऑर्बिट। तो हमारी ह्यूमन आई बॉल की लोकेशन कहां पर होती है? हमारे ह्यूमन स्कल में। तो आप हमेशा याद रखेंगे हमारे ह्यूमन स्कल में हमारी आई बॉल ऑर्बिट के अंदर लोकलाइज्ड होती है। और जब भी आप अपनी आंखों को देखते हैं तो आपको केवल आपकी आई का एंटीरियर पोर्शन ही दिखाई देता है, यानी कि सामने वाला पार्ट या रीजन जो होता है वही दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो पोस्टेरियर पार्ट है वो आपके ऑर्बिट के अंदर धंसा होता है या लोकलाइज्ड होता है। तो मैं ऑर्बिट के अंदर अपनी आई बॉल को क्या कर देता हूं? लोकलाइज्ड कर देता हूं। देखिए, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने अपने ऑर्बिट के अंदर एक आई बॉल को लोकलाइज्ड कर दिया और दूसरे ऑर्बिट के अंदर दूसरी आई बॉल को भी क्या कर दिया? लोकलाइज्ड कर दिया। तो अब हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हमारी आई बॉल हमारे ह्यूमन स्कल के ऑर्बिट के अंदर लोकलाइज्ड होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि द वॉल ऑफ आई बॉल, यानी कि आपकी जो आई बॉल है उसके ऊपर जो वॉल है यानी कि भित्ति है, वो बेसिकली 3 लेयर्स कंपोज्ड किए होती है। यानी कि आपके आई बॉल के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, एक के बाद एक ऐसी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं, जिनसे मिलकर ही आपकी आई बॉल बनी हुई है। अब इन 3 लेयर्स के नाम आपको सबसे पहले याद करना है। पहली लेयर को हम कहेंगे, सबसे आउटर मोस्ट जो पहली लेयर होगी उसको आप कहेंगे फाइब्रस कोट। तो पहली लेयर कौन सी होगी? फाइब्रस कोट। अब आप कहेंगे एनसीईआरटी में फाइब्रस कोट कोई लेयर नहीं दी गई है,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आई बॉल के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फाइब्रस कोट है, और एनसीईआरटी में जो स्क्लेरा और कॉर्निया नाम दिए गए, दे आर पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में बताने वाला हूं। दूसरी जो मिडिल लेयर होती है उसको आप वैस्क्यूलर कोट कहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जो कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस नाम दिए गए, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ मिडिल लेयर या वैस्कुलर कोट। और तीसरी जो लेयर होती है इनर मोस्ट, उसको आप रेटिना कहते हैं। ये रेटिना एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया गया है, और इसके भी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, यानी कि जो रेटिना है वो 3 न्यूरल सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है, जो हम रेटिना के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि हमारी जो आई बॉल है उसकी जो वॉल है, उसके ऊपर जो भित्ति है, वो एक एक करके 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको आप फाइब्रस कोट कहेंगे, मिडिल वाली जो लेयर है उसको आप वैस्क्यूलर कोट कहेंगे, और सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर है उसको आप रेटिना कहते हैं। चलिए अब मैं जल्दी से फाइब्रस कोट के बारे में आपको बताना स्टार्ट करता हूं। हम एक एक करके तीनों लेयर्स के बारे में समझेंगे। पहली लेयर हमारी जो है आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द फाइब्रस कोट। और फाइब्रस कोट के बारे में आप सबसे पहली चीज याद रखिए कि हमारी आई बॉल की जो वॉल है, भित्ति है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस कोट, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। उसमें रिच अमाउंट में कोलाजिन फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं? कोलाजिन फाइबर। और जब भी किसी भी लेयर में कोलाजिन फाइबर की प्रेजेंस आ जाती है तो वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस कोट, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड यहां पर रिच अमाउंट में कोलाजिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और ये आई बॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो आई है वो एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, और इसके बाहर जो फाइब्रस कोट होगी उसमें कोलाजिन फाइबर क्या करेंगे, हमारी इस सेंसिटिव आई बॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। पहली चीज आपको यहां पर याद रखना है। अब जल्दी से मैं आपको एक आई बॉल यहां पर बना लेता हूं। ये मान लीजिए आपकी आई बॉल है, और आई बॉल के सबसे बाहर वाली लेयर को आपने नाम दिया है फाइब्रस कोट। तो अब हमें यह समझना है कि इस आई बॉल में फाइब्रस कोट का कौन सा पार्ट कॉर्निया है और कौन सा पार्ट स्क्लेरा है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से आपको सुनना है। आप जब देखेंगे हमारी आई बॉल को तो आपको एंटीरियर यानी कि आगे की ओर एक डार्क कलर का ब्लैक या ब्लूइश सेंट्रल में एक सर्किल दिखाई देगा। देखिए ये वाले स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं। जब भी आप अपनी आंखों को देखेंगे आईने में खोलकर तो आपको पहली चीज तो आई बॉल का एंटीरियर पोर्शन ही दिखाई देगा, सामने वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, और सामने वाले पोर्शन के सेंट्रल में आपको एक ब्लैक ब्लूइश कलर का सर्किल दिखाई देगा। अच्छा, इस सर्किल के चारों तरफ यानी कि आई बॉल का जितना भी हिस्सा है इस सर्किल को छोड़कर उस पर आप देखेंगे एक वाइट कलर की लेयर चढ़ी होगी। किस कलर की लेयर चढ़ी होगी? वाइट लेयर। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये व्हाइट कलर की लेयर है आई बॉल के ऊपर, ये फाइब्रस कोट की ही लेयर है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं। तो स्क्लेरा जो है वो एक्चुअली में फाइब्रस कोट का ही पार्ट है। आई बॉल के ऊपर जो व्हाइट लेयर ऑफ फाइब्रस कोट है उसको आप क्या कह सकते हैं? स्क्लेरा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, द व्हाइट लेयर ऑफ फाइब्रस कोट को हम क्या कहेंगे? स्क्लेरा। तो एक चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब आप देखेंगे जो आपके आई वॉल पर ये डार्क ब्लूइश या ब्लैक कलर का सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किल पहली चीज तो आप याद रखिए इसको आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइरिस कहते हैं। और दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट। आपको जो सामने से एक डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का सर्किल दिखता है वो पहली चीज तो आइरिस है, और वो फाइब्रस कोट का पार्ट नहीं है, वो आउटर लेयर का पार्ट नहीं है, बल्कि वो मिडिल लेयर का पार्ट है जिसको आप क्या कहेंगे आगे चलकर? वैस्क्यूलर कोट। पहली चीज तो इस डार्क कलर के सर्किल के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट की लेयर होती है जिसको आप नाम दे देते हैं कॉर्निया। क्या कह देंगे? कॉर्निया। तो देखिए आपके आई वॉल के ऊपर पूरी आई वॉल कवर्ड है फाइब्रस कोट से, लेकिन वो फाइब्रस कोट जो व्हाइट लेयर के फॉर्म में है उसे आप स्क्लेरा कह रहे हैं,
और जो आपको एंटीरियर सेंट्रल पार्ट में एक डार्क कलर का सर्किल दिख रहा है वो एक्चुअली में आइरिस है, पर उसके ऊपर भी फाइब्रस कोट की लेयर होती है, पर वो लेयर किसी कलर की नहीं होती है, व्हाइट कलर की नहीं होती है, बल्कि वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। और ट्रांसपेरेंट लेयर होने की वजह से ही आपको अंदर जो मिडिल लेयर में आइरिस है वो आपको बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस ट्रांसपेरेंट लेयर को आप क्या कहेंगे? कॉर्निया। तो यहां पर मैंने एक और स्ट्रक्चर ले रखा है, देखेंगे आप ध्यान से, इसमें जो व्हाइट कलर का आप एक ऊपर वाला फाइब्रस कोट देख रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे? स्क्लेरा। और बीच में आप देख रहे हैं एंटीरियर पोर्शन में सेंट्रल में आपको एक ब्लूइश कलर का या ब्लैक कलर का जो सर्किल दिख रहा है वो आइरिस है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फाइब्रस कोट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आउटर लेयर, बल्कि इसके ऊपर आप देख रहे हैं एक पॉलीथिन जैसा यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो फाइब्रस कोट की लेयर आपको दिख रही है वो एक्चुअली में क्या होगी? कॉर्निया। तो सभी को समझ में आ गया, फाइब्रस कोट स्क्लेरा भी है, फाइब्रस कोट कॉर्निया भी है। क्लियर। अब मैं आपको आई के क्रॉस सेक्शन का साइड व्यू दिखा देता हूं। ये साइड व्यू में आप आई को देख सकते हैं और इसमें आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर की मैंने आउटर मोस्ट लेयर बनाई हुई है इसको आप स्क्लेरा कह सकते हैं। और आप देखेंगे यहां एंटीरियर पोर्शन पर एकदम फ्रंट में सेंट्रल में आपको जो यहां पर मैंने ब्लूइश कलर से ये लेयर बनाई हुई है जो लिटरली कैसी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसलिए अंदर, कॉर्निया के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होगा, और वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? यहां पर आइरिस, इस तरीके से आइरिस होगा यहां पर, वो आपको बाहर से क्या दिखाई देगा? साफ साफ दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि कॉर्निया कैसा होता है हमारा? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। कॉर्निया कैसी लेयर होती है? ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, इसलिए आपको आइरिस जो है वो बाहर से ही स्पष्ट दिखाई देगा। कॉर्निया के बारे में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमारी कॉर्निया में किसी भी ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती है। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, इसलिए हम कॉर्निया को एवैस्क्यूलर भी कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे बन सकता है कि हमारी कॉर्निया को हम एवैस्क्यूलर कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। तो आपको ये लगेगा कि कॉर्निया में जब ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं हो रही है तो ये ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करती होगी, यानी कि कॉर्निया की जो भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे ऑब्टेन करती होंगी? तो इट डायरेक्टली गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमारी जो कॉर्निया है वो एयर के कांटेक्ट में होती है और एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है और अपना क्या कर सकती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो कॉर्निया एक एवैस्क्यूलर पार्ट है हमारी आंखों में और ये एयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकती है। तो फाइब्रस कोट के बारे में क्या क्या याद रखना है जल्दी से रिवाइज कर देता हूं मैं आपको। हमारी आई वॉल जो है उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस कोट। आई वॉल में जो व्हाइट कलर की फाइब्रस कोट की लेयर है वो स्क्लेरा है और जो आपको आइरिस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर दिखेगी फाइब्रस कोट की उसको आप कॉर्निया कहेंगे। कॉर्निया एवैस्क्यूलर होता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। इट डायरेक्टली गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इतना आपको फाइब्रस कोट के अंदर याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे वैस्क्यूलर कोट के बारे में। तो वैस्क्यूलर कोट को वैस्क्यूलर नाम क्यों दिया गया? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि इस लेयर में आप देखेंगे ये मिडिल लेयर है और इस लेयर में वेल सप्लाइड होती है, बहुत प्रॉपर सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स। तो इट सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स या वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो इसमें ब्लड वेसल्स की एक प्रॉपर सप्लाई होती है। दैट इज द रीजन कि हमने मिडिल लेयर को, हमारी आई वॉल की मिडिल लेयर को क्या नाम दे रखा है? वैस्क्यूलर कोट। और आप एक चीज और याद रखिए, ये मिडिल लेयर है, आई वॉल की ये मिडिल लेयर है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मिलानिन प्रेजेंट होता है। तो हमारी आई वॉल की मिडिल लेयर वैस्क्यूलर कोट होती है और इसमें मिलानिन प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। तो देखिए मिलानिन जहां भी प्रेजेंट होगा वहां पर वो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को कलरफुल जरूर बनाएगा। जैसे कि आपकी स्किन में मिलानिन की प्रेजेंट होती है, आपके हेयर्स में मिलानिन की प्रेजेंट होती है तो उनका कलर होता है। इसी तरीके से आपकी जो आई वॉल में मिडिल लेयर है वो वैस्क्यूलर कोट है जिसमें मिलानिन की प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर कैसा होता है? नीला होता है। तो जल्दी से मैं आपको मिडिल लेयर बनाकर बता देता हूं। देखिए ये मैंने साइड व्यू ले लिया है ह्यूमन आई वॉल का। उसमें आप सभी जानते हैं कि इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? स्क्लेरा। इसे मैं क्या नाम दे सकता हूं? कॉर्निया।
जो ट्रांसपेरेंट आउटर फाइब्रस कोट की लेयर होती है और ये व्हाइट कलर की आउटर फाइब्रस कोट की लेयर होती है, आप जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो बीच में मैंने एक लेयर बना रखी है ब्लू कलर की, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये ब्लू कलर की जो आपने मिडिल लेयर बना रखी है ये वैस्कुलर कोट ही है, लेकिन याद रखिए हमारी आई बॉल का जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसके 2/3 रीजन को मिडिल में कवर्ड करने वाली वैस्कुलर कोट को हम स्पेसिफिकली क्या नाम दे सकते हैं, कोरॉइड। तो यहां पर मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं, कोरॉइड। तो कोरॉइड क्या है एक्चुअली में, आपके आई वॉल में मिडिल लेयर जो वैस्कुलर कोट है और वो जिस आई वॉल के 2/3 पोस्टीरियर पार्ट को कवर कर रही है उसको आपने एक नया नाम क्या दे दिया, कोरॉइड। अब आप देखेंगे जो कोरॉइड है वो एंटीरियरली यानी कि आगे की ओर थोड़ा सा थिक हो जाता है। आप देखेंगे जो कोरॉइड है वो एंटीरियरली थोड़ा सा थिक हो जाता है, आगे मोटी सी एक लेयर बना लेता है और इस मोटी सी लेयर को हम नाम दे सकते हैं यहां पर सीलियरी बॉडी। तो फिर से मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, हमारी आई वॉल में मिडिल लेयर वैस्कुलर कोट है। वैस्कुलर कोट जो आई वॉल के पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन को लेयर्ड करने का या कवर्ड करने का काम करता है, उसको आप कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड एंटीरियरली जाकर यानी कि आगे की ओर जाकर एक थिक लेयर बना लेता है, यानी कि कोरॉइड के एक्सटेंशन से ही क्या बनता है, सीलियरी बॉडी बनती है, जो कि कोरॉइड के कंपैरिजन में कैसी होती है, थिक लेयर होती है। एंड कोरॉइड अपना एक्सटेंशन करके आगे चलकर एक डिस्क शेप पिगमेंटेड और कह सकता हूं मैं ओपैक मतलब हो गया नॉन ट्रांसपेरेंट लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, आइरिस। तो ये मैंने क्या बना दिया, आइरिस। तो लिटरली कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस ये तीनों ही एक साथ क्या है, वैस्कुलर कोट है, मिडिल लेयर ऑफ आई वॉल है। कोरॉइड कैसी मिडिल लेयर है, तो मैं कहूंगा ये पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ आई वॉल के 2/3 पार्ट को कवर्ड करने वाला मिडिल लेयर है या वैस्कुलर कोट है। फिर मैं कहूंगा कि कोरॉइड एंटीरियर जाकर क्या करती है, मोटी सी एक लेयर बना लेती है जिसको आप सीलियरी बॉडी कहेंगे, यानी कि सीलियरी बॉडी जो है वो कोरॉइड के ही एक्सटेंशन से बनने वाली लेयर है। और सीलियरी बॉडी जो है वो आगे सेंट्रल पोर्शन तक जाकर एक डिस्क शेप पिगमेंटेड ओपैक स्ट्रक्चर या लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइरिस। अब आइरिस के ऊपर जो फाइब्रस कोट या आउटर लेयर की कवरिंग होगी वो कॉर्निया होगी, जो ट्रांसपेरेंट होगी। दैट इज द रीजन कि आप अपनी जब आई वॉल को बाहर से देखेंगे तो आपको आइरिस दिखाई देगा, जबकि आइरिस मिडिल लेयर का पार्ट है, फिर भी वो आपको दिखाई देगा क्योंकि उसके ऊपर जो आउटर लेयर या फाइब्रस कोट है वो कॉर्निया है और वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। चलिए अब मैं आपको फ्रंट व्यू में ये तीनों ही चीजें बता देता हूं, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस के बारे में। उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि जो आइरिस होती है उसमें बीच में एक छोटा सा अपर्चर होता है। ये देख रहे हैं आप, यहां पर एक छोटा सा क्या है, ये अपर्चर होता है, छेद होता है, जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। और प्यूपिल से ही जो लाइट होती है वो अंदर आती है आपकी आई वॉल के अंदर, यानी कि आई वॉल के अंदर लाइट कहां से एंटर करेगी, तो आप कहेंगे प्यूपिल से होकर एंटर करेगी। तो फ्रंट व्यू में हम जल्दी से इन सभी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आपके आई बॉल का फ्रंट व्यू है। अब आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर की आपको लेयर दिख रही है ये पोस्टीरियरली 2/3 पार्ट जो है आई वॉल का उसको कवर्ड कर रही है, जिसको आप नाम दे सकते हैं, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, कोरॉइड। उसके बाद आप देखेंगे कोरॉइड आगे की ओर यानी एंटीरियरली थोड़ी सी मोटी एक लेयर बनाता है अपने एक्सटेंशन से, जिसको मैं नाम दे सकता हूं यहां पर, जिसको मैंने पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, इसको मैं नाम दे सकता हूं सीलियरी बॉडी। सी भी लिख दिया मैंने, मतलब सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी जो है वो अपने एक्सटेंशन से एक डिस्क शेप पिगमेंटेड ओपैक स्ट्रक्चर या लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम नाम दे सकते हैं आइरिस। तो ये क्या हो गया आपका आइरिस। ये फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से 3D स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे, फ्रंट व्यू में आप देखेंगे तो ये तीनों चीजें यानी कि कोरॉइड भी 360 डिग्री पर कवर कर रही है, सीलियरी बॉडी भी 360 डिग्री पर कवर कर रही है, और सामने से आइरिस इस तरीके से अपनी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में फैली हुई है, जिसके बीच में एक छोटा सा अपर्चर है जिसको आपने नाम ऑलरेडी दे रखा है, प्यूपिल। अभी भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं फिर से बताना चाहता हूं कि जब आप अपनी आई बॉल को सामने से देखेंगे, बाहर से देखेंगे,
तो आपको केवल आइरिस ही दिखाई देगा, आपको कोरॉइड नहीं दिखाई देगा, आपको सिलियरी बॉडी नहीं दिखाई देगी, आपको आइरिस ही अकेला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि हमारी आई बॉल के ऊपर एक आउटर लेयर या फाइब्रस कोट की वाइट लेयर है स्क्लेरा, और वो इस तरीके से चढ़ी हुई है। तो स्क्लेरा की वाइट लेयर होने की वजह से आपको कोरॉइड नहीं दिखाई देगा, आपको सिलियरी बॉडी नहीं दिखाई देगी, पर आपको आइरिस दिखाई देगा। आप देखो, देख सकते हैं, आपको ये आइरिस दिख रहा है, ये वाला पोर्शन जो है अंदर ब्लू कलर का, ये आइरिस आपको दिख रहा है बाहर से भी, क्योंकि इसके ऊपर जो फाइब्रस कोट या कवरिंग होगी वो कॉर्निया होगी, और वो कैसी होगी? ट्रांसपेरेंट। तो अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब जो सिलियरी बॉडी है उससे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से धागे जैसे स्ट्रक्चर जो है वो निकले होते हैं। सिलियरी बॉडी से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर जो है वो अटैच हो जाते हैं, जिनको आप क्या नाम देते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है? एक्चुअली में धागे या थ्रेड लाइक लिगामेंट्स ही हैं ये, जो कि सिलियरी बॉडी से लटके रहते हैं, और ये होल्ड करने का काम करते हैं एक कॉन्वेक्स या कन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी आई में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स का मतलब क्या होगा? बीच से फूला हुआ होगा, बीच से मोटा होगा, और पेरिफेरल, अगर आप साइड व्यू में लेंस को देखेंगे तो देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा, बीच में ये फूला होगा और साइड से ऊपर नीचे या पेरिफेरल देखा जाएगा तो ये पतला होगा। इससे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस, जो कि क्रिस्टलाइन होता है। तो लेंस को होल्ड करने वाले लिगामेंट्स क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स को कौन होल्ड किए हुए है? तो आप कहेंगे सिलियरी बॉडी। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर, यानी कि इनर लेयर की। हमारी आई वॉल में जो थर्ड नंबर पर इनर लेयर होती है उसका नाम होता है रेटिना। और रेटिना के बारे में आप एक चीज जान लीजिए। सबसे पहली तो ये कि ये इनर लेयर ऑफ आई बॉल है, ये हमारे आई बॉल की इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदरूनी लेयर होती है। और इसमें भी आप देखेंगे मिलानिन प्रेजेंट होता है कोरॉइड लेयर की तरह। जिस तरीके से आपने देखा कि वेस्कुलर कोट में मिलानिन की प्रेजेंस है जिस वजह से वो नीला होता है, उसी तरह से रेटिना जो इनर लेयर है उसमें भी मिलानिन प्रेजेंट होता है, और इस वजह से इस लेयर का कलर भी क्या होता है? डार्क होता है, कोरॉइड की तरह। नीला नहीं होता है पर डार्क कलर की ये होती है। एनसीईआरटी में इसको रेड कलर का बनाकर बताया गया है। तो आप देख लीजिए यहां पर, ये मैंने फिर से साइड व्यू ले रखा है आपकी आई बॉल का, और इस साइड व्यू में मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। ये जो लेयर है जो आपको दिख रही है व्हाइट कलर की फाइब्रस कोट लेयर, उसे हमने क्या बोला? स्क्लेरा। एंटीरियरली सेंट्रल पार्ट पर एक ट्रांसपेरेंट फाइब्रस कोट की लेयर आपने क्या बोली? कॉर्निया। उसके बाद मिडिल लेयर यानी कि वेस्कुलर कोट है, और आई बॉल में पोस्टीरियरली 2/3 पार्ट जो वेस्कुलर कोट कवर्ड या लेयर्ड करने का काम करती है उसको हम नाम दे देते हैं कोरॉइड। कोरॉइड एंटीरियरली यानी कि आगे की ओर आकर थोड़ी सी मोटी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसको आप नाम दे देते हैं सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी से ओपैक एंड पिगमेंटेड लेयर अराइज होती है या उसके एक्सटेंशन से बनती है, जिसको आप नाम दे देते हैं आइरिस। और आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको आप नाम दे देते हैं प्यूपिल। अब हम बात करते हैं कि इनर मोस्ट लेयर होगी आपकी रेटिना। तो ये मैंने जो रेड कलर से यहां पर लेयर बना दी है, ये आपकी कौन सी लेयर है? रेटिना। तो इसको मैं सबसे पहले क्या नाम दे सकता हूं? रेटिना। रेटिना जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये केवल आई वॉल में पोस्टीरियर पोर्शन को ही लेयर्ड या कवर्ड करने का काम करती है। एंटीरियरली रेटिना की प्रेजेंस नहीं होती है। फिर से बोल देता हूं, रेटिना आई वॉल की इनर लेयर है और ये केवल पोस्टीरियर पोर्शन में ही होती है, पोस्टीरियर पोर्शन में ही होती है, एंटीरियर पोर्शन में नहीं होती है। तो रेड कलर की जो आपको ये लेयर दिख रही है, ये इनर मोस्ट लेयर है आपकी रेटिना। अब आप देख सकते हैं कि जब लाइट हमारी बॉडी में एंटर करेगी, जब लाइट हमारी बॉडी में एंटर करेगी तो इस लाइट को हम प्यूपिल्स से होते हुए लेंस के थ्रू फोकस करेंगे किस पर? रेटिना में। तो क्वेश्चन सबसे पहले यह है कि आखिर रेटिना का कलर जो है वो डार्क क्यों होता है? रेटिना का कलर जो है वो डार्क क्यों होता है? कोरॉइड का कलर भी डार्क क्यों होता है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब लाइट हमारी आई पर ट्रांसमिटेड होगी तो ये लाइट की जो रे होगी वो प्यूपिल से होते हुए लेंस के थ्रू फोकस की जाएगी किस पर? रेटिना पर। फिर से बता देता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली लाइट हमारे आंखों पर आएगी और हमारी आंखों पर जब ये लाइट आएगी तो कॉर्निया उस लाइट को कलेक्ट करेगा और वो लाइट प्यूपिल से होते हुए लेंस के थ्रू और कॉर्निया के थ्रू फोकस कर दी जाएगी हमारी रेटिना पर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है हमारे आई वॉल की।
तो रेटिना पर जब ये लाइट फोकस्ड होगी तो इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लाइट रेटिना पर पड़ रही है वो रिफ्लेक्टेड होकर यहां वहां ना जा सके। इसलिए रेटिना का जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है। रेटिना का कलर डार्क इसलिए होता है ताकि जो लाइट रेटिना पर फोकस्ड हो रही है वो रिफ्लेक्टेड ना हो सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डार्क कलर जो होते हैं वो लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, और इस वजह से लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। तो रेटिना का कलर डार्क क्यों होता है, कोरॉइड का कलर डार्क क्यों होता है, क्योंकि लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो सके। तो मेनली रेटिना जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो कोरॉइड लेयर के थ्रू भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अल्टीमेटली लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो नहीं हो पाता। अब हमें दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानना है। नंबर वन, विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर क्या होता है। विट्रस चैम्बर या विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो देखिए ध्यान से सुनना है हमें। ये हमारा लेंस है, ये क्या है हमारा कन्वेक्स लेंस। तो लेंस से लेकर रेटिना के बीच का जितना भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर। और इस चैम्बर में एक जेल लाइक फ्लूइड भरा होता है। बहुत ध्यान से सुनना है हमें। इस चैम्बर में एक जेल लाइक फ्लूइड भरा होता है, और उस जेल लाइक फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं, विट्रस ह्यूमर। तो याद रखिए इस चैम्बर में क्या भरा होगा, जेल लाइक फ्लूइड, और उस जेल लाइक फ्लूइड को ही हम क्या कहेंगे, विट्रस ह्यूमर। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विट्रस ह्यूमर जो है वो किस तरीके का फ्लूइड है, तो आपका आंसर होगा इट इज जेल लाइक फ्लूइड। यहां पर जो भरा हुआ फ्लूइड है वो कैसा है, जेल लाइक है, जिसे आपने क्या नाम दिया, विट्रस ह्यूमर, जिसको मैंने VH लिख दिया है। अब आप देखेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि एक्वस चैम्बर किसे कहते हैं और एक्वस ह्यूमर क्या होता है। तो लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस होगा, इसको मैंने क्या नाम दिया, कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसे मैंने नाम दिया कॉर्निया। तो कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच का जो स्पेस है उसको हम नाम देते हैं एक्वस चैम्बर, यानी कि मैं लिख सकता हूं स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया के बीच के स्पेस को आप क्या नाम दे सकते हैं, एक्वस चैम्बर। और इसमें भी एक फ्लूइड भरा होता है, पर वो फ्लूइड जो होता है वो वाटर जैसा होता है, पानी जैसा होता है, जेल लाइक नहीं होता है। इसीलिए इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, वाटर लाइक फ्लूइड। और जो वाटर लाइक फ्लूइड एक्वस चैम्बर में भरा हुआ है उसको आप नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर, HUMOUR, एक्वस ह्यूमर। तो कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्वस ह्यूमर एक्वस चैम्बर में भरा हुआ वाटर लाइक फ्लूइड है। एक्वस चैम्बर लेंस और कॉर्निया के बीच का स्पेस है। विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच का स्पेस है। इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है वो जेल लाइक फ्लूइड है, जिसको हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि जो रेटिना है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई वॉल, ये भी फर्दर 3 न्यूरल सेल्स की लेयर से मिलकर बनी होती है। तो अब मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दिखाने वाला हूं, एक ऐसा डायग्राम मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें हम कंप्लीट आई बॉल के साइड व्यू को नहीं देखेंगे, बल्कि हम केवल रेटिना के साइड व्यू को देखेंगे। तो ये मैंने केवल किसका साइड व्यू बना लिया, रेटिना। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने रेटिना को रेड कलर का दिखाया हुआ है, लेकिन अब मैं रेटिना को यहां पर जानबूझकर येलोइश कलर का दिखा रहा हूं ताकि इसके अंदर डिफरेंट 3 न्यूरल सेल की लेयर को आपको समझा सकूं। तो ये जो आपको दिख रही है लेयर, ये साइड व्यू ऑफ रेटिना है जो आई वॉल के अंदर ही होगा।
और इस रेटिना में आप देखेंगे 3 न्यूरल सेल्स की लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर जो न्यूरल सेल्स की होती है उसको आप गैंग्लियन सेल लेयर कहते हैं, क्योंकि इस लेयर में मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं किस से किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं? मैं इनसाइड टू आउटसाइड बात कर रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ में 3 लेयर्स को आपको बताने वाला हूं, इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली इनसाइड पर लेयर होगी रेटिना में न्यूरल सेल्स की, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं? गैंग्लियन सेल लेयर। और इस लेयर में क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, तो उनको मैं बता देता हूं। ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें मैनी नंबर्स ऑफ डेंड्राइट्स और 1 सिंगल एक्सॉन हो, आप उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। जिसमें डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं पर एक्सॉन हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। तो ये आपकी जो फर्स्ट लेयर में बना रहा हूं रेटिना में, वो आपकी गैंग्लियन लेयर है, जिसमें मैंने ये बहुत सारे क्या बना दिए? मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इन सभी मल्टीपोलर न्यूरॉन के जो एक्सॉन होंगे, देखिए ये मल्टीपोलर न्यूरॉन के मैं क्या बना रहा हूं? एक्सॉन। तो जितने भी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं उन सभी के एक्सॉन्स फाइनली आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक बंडल बना लेते हैं। देखिए ये मैंने बंडल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो जितने भी मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं गैंग्लियन सेल लेयर में, उनके एक्सॉन एक बंडल बना लेते हैं और आई वॉल के पोस्टीरियर पोल से एग्जिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और कहां चले जाते हैं? ब्रेन में। तो द बंडल ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने पढ़ा होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन के बंडल को हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। और ये मल्टीपोलर न्यूरॉन जिन इंपल्स को लेकर ब्रेन में जाएंगे, इनके एक्सॉन जिन इंपल्स को ब्रेन में लेकर जाएंगे वो विजुअल इंपल्स होंगी, इसलिए इन एक्सॉन के बंडल को मैं नाम दे सकता हूं यहां पर ऑप्टिक नर्व। क्या नाम दे सकता हूं? ऑप्टिक नर्व। अब इसके बारे में हम आगे काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, पर फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पहली जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? आपकी गैंग्लियन सेल लेयर। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। सभी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर साइट पर, पॉइंट पर इकट्ठे होकर एक बंडल बना लेते हैं, जिसको आप ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व जो है वो आई वॉल से बाहर यानी कि एग्जिट हो जाती है, आई वॉल को लीव कर देती है पोस्टेरियर पोल पर, और ये कहां चली जाती है? आपके ब्रेन में। अब दूसरी जो लेयर होती है रेटिना में, उसको हम बाईपोलर सेल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाईपोलर सेल लेयर। बाईपोलर सेल लेयर जो है वो मिडिल लेयर है, रेटिना में मिडिल लेयर है। और इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? बहुत सारे बाईपोलर न्यूरॉन्स। तो हम सभी जानते हैं बाईपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे टॉफी की तरह होते हैं। एक उनमें डेंड्राइट्स होता है, एक उसमें डेंड्राइट होता है, और एक उनमें क्या होता है? एक्सॉन होता है। बाईपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइट, एक एक्सॉन। ठीक है ना? मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन और मैनी नंबर ऑफ डेंड्राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो सेकंड लेयर होगी आपकी बाईपोलर सेल्स की लेयर, और उसमें बहुत सारे बाईपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूं। जो बाईपोलर न्यूरॉन होंगे वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के साथ साइनाप्स बनाकर रखेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ ये साइनाप्स बनाकर रखेंगे, जुड़े होंगे। तो इंपल्स को ट्रांसमिटेड कर सकता है बाईपोलर न्यूरॉन, किसको? मल्टीपोलर न्यूरॉन को, जिसके बारे में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ विजन में जरूर बताऊंगा। तीसरी जो लेयर होगी सबसे आउटर लेयर, मैं इनसाइड से आउटसाइड बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली लेयर आपकी इनसाइड पर है गैंग्लियन सेल लेयर, जो मल्टीपोलर न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई है। सेकंड आपकी बाईपोलर सेल्स लेयर, जिसमें बाईपोलर न्यूरॉन है। बाईपोलर न्यूरॉन मल्टीपोलर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना। और अब आउटसाइड पर जो लेयर होगी उसको आप कहेंगे रेटिना में फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। ये लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है रेटिना की। एक्चुअली में जब लाइट हमारी आई वॉल के अंदर एंटर करती है प्यूपिल की हेल्प से, और लेंस और कॉर्निया उसको फोकस करते हैं रेटिना में, तो लाइट सबसे पहले किसको हिट करती है? गैंग्लियन लेयर को। देखो यहां से जब लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले लाइट किस लेयर को हिट करेगी? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की लेयर को, यानी कि गैंग्लियन लेयर को। फिर लाइट किसको हिट करेगी? बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर को। और फिर लाइट फाइनली किसको हिट करेगी? फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर को। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन को जब लाइट हिट करती है तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की लेयर में कोई चेंज नहीं आता है। फिर लाइट जब बाईपोलर सेल्स लेयर को हिट करती है तब भी कोई चेंज नहीं आता है। फाइनली जब लाइट फोटो रिसेप्टर सेल्स की लेयर को हिट करती है तो चेंज आता है, और इस वजह से ही कुछ
चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वाई रिसेप्टर सेल्स में, और कितने प्रकार की वाई रिसेप्टर सेल्स हैं ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी तीसरी लेयर जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर। और इस लेयर में दो डिफरेंट टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल और दूसरी कोन सेल। अच्छा, आपने बचपन से पढ़ा हुआ रेटिनल रॉड सेल, रेटिनल कोन सेल्स। तो हमारी रेटिना में रॉड एंड कोन सेल्स कहां होती हैं, तो आप कहेंगे रेटिना की आउटसाइड जो 3rd नंबर की लेयर होती है फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, वो मिलकर बनी होती है रॉड सेल और कोन सेल से। अब रॉड सेल के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा रफली देख लेते हैं। रॉड सेल में 2 सेगमेंट होते हैं, एक ये आउटर सेगमेंट और एक ये इनर सेगमेंट। इसको पोस्टेरियर सेगमेंट भी कहा जाता है, उसको एंटीरियर सेगमेंट भी कहा जाता है। इसी तरीके से कोन सेल में भी 2 सेगमेंट होते हैं, ऊपर वाले सेगमेंट को आप क्या कहेंगे आउटर और नीचे वाले को क्या कहेंगे इनर। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि रॉड सेल और कोन सेल को जो नाम दिए गए हैं रॉड और कोन, वो क्यों दिए गए हैं। रॉड सेल का आउटर सेगमेंट रॉड लाइक है इसलिए इनको रॉड सेल कहते हैं, जबकि कोन सेल का आउटर सेगमेंट कोन शेप्ड होता है। देखिए कोन के आकार का है, शंकुनुमा है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं कोन सेल। पर अगर मैं इनर पोर्शन की या सेगमेंट की बात करूं तो देखिए आप रॉड सेल का इनर सेगमेंट भी रॉड लाइक है और कोन सेल का इनर सेगमेंट भी रॉड लाइक होता है। तो इसकी वजह से तो आप इन सेल्स को रॉड या कोन नाम नहीं दे सकते। तो रॉड सेल और कोन सेल्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं, 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक आउटर सेगमेंट होता है और एक इनर सेगमेंट होता है। अब मैं फोटो रिसेप्टर लेयर को बनाना स्टार्ट कर देता हूं। देखिए ये रेटिना की तीसरी लेयर होगी फोटो रिसेप्टर सेल्स लेयर, जिसमें आप देखेंगे रैंडमली रॉड और कोन जैसी फोटो रिसेप्टर सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ध्यान रखिएगा हर एक फोटो रिसेप्टर सेल में, चाहे वो रॉड हो या कोन हो, उसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक आउटर सेगमेंट होता है और एक इनर सेगमेंट होता है। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, जब लाइट हमारी आई वॉल के अंदर आएगी तो वो सबसे पहले किसको हिट करेगी, गैंग्लियन सेल लेयर को, फिर किसको हिट करेगी, बाइपोलर को, फिर किसको हिट करेगी, फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को। जब लाइट फोटो रिसेप्टर सेल लेयर को हिट करती है तो फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी कि रॉड सेल और कोन सेल्स की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। और इन चेंजेस के आने की वजह से ही ये सेल्स कुछ सिग्नल्स को प्रोड्यूस करती हैं और उन सिग्नल्स को किनको दे देती हैं, बाई पोलर लेयर में प्रेजेंट बाइपोलर न्यूरॉन्स को। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज कि बाइपोलर न्यूरॉन और फोटो रिसेप्टर सेल के बीच में भी क्या होता है, साइनैप्स होता है। तो लाइट पहले आपको कहां पर जा रही है, मल्टीपोलर न्यूरॉन पर, फिर बाइपोलर पर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल पर जब सिग्नल जनरेट होगा तो सबसे पहले किस में होगा, फोटो रिसेप्टर सेल में, जो ट्रांसमिटेड किन में होगा, बाइपोलर सेल में, और उनसे ट्रांसमिटेड किस में होगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की सेल में। और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो आपस में मिलकर एक बंडल बनाएंगे जिसको आप कहेंगे ऑप्टिक नर्व, और इस ऑप्टिक नर्व से ये विजुअल इंपल्स जो होंगी, एक्शन पोटेंशियल जो होगा, उसको ट्रांसमिटेड कर दिया जाएगा आपके ब्रेन में। ठीक है ना। तो ये पूरी मैकेनिज्म भी हम यहां पर धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, जो आपको आने वाले टॉपिक यानी कि मैकेनिज्म ऑफ विजन को समझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इतना आपने समझ लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। हमारी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं यानी कि हमारी रॉड सेल और हमारी कोन सेल्स, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ही तो आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। तो हमारी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं इनमें फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रॉड सेल्स जो होती हैं फोटो रिसेप्टर लेयर में, वो कोन सेल के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूं दे आर मोर अबंडेंट इन नंबर्स देन कोन सेल्स। और एक आपकी आंख में, केवल एक आई में आपके फोटो रिसेप्टर सेल लेयर्स में 100 मिलियन रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि केवल एक आई बॉल में रेटिनल फोटो रिसेप्टर सेल्स लेयर में 100 यानी कि 100 मिलियन आपको रॉड सेल्स देखने को मिलेंगी नंबर्स में। और ये नंबर बहुत ज्यादा है अगर इसका कंपैरिजन किससे किया जाए, कोन सेल से किया जाए। अब रॉड सेल मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें 2 सेगमेंट होते हैं, एक आउटर सेगमेंट होता है, एक इनर सेगमेंट होता है। तो रॉड सेल का जो आउटर सेगमेंट होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट होता है और उसको आप नाम देते हैं रोडोप्सिन, जो कि एक ब्लू पर्पल कलर का या विजुअल पर्पल कलर का पिगमेंट है। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो सेंसिटिव पिगमेंट इज पर्पल, ब्लू पर्पल और विजुअल ब्लू पर्पल कलर।
तो आपका आंसर वहां पर होगा रोडोप्सिन। तो रॉड सेल्स के आउटर सेगमेंट में ये होता है। कहां पर होता है? आउटर सेगमेंट में। इनर सेगमेंट में कभी कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते हैं, चाहे रॉड सेल की बात करूं या मैं कोन सेल की बात करूं। रॉड सेल में भी और कोन सेल्स में भी जो भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स होंगे वो कहां पर होंगे? आउटर सेगमेंट में होंगे। तो रॉड सेल के आउटर सेगमेंट में जो पिगमेंट है उसको आप क्या कहेंगे? रोडोप्सिन, जो कि विजुअल पर्पल या ब्लू पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। अब आपको याद रखना है कि हमारी जो कोन सेल्स हैं वो रॉड सेल के कंपैरिजन में नंबर में बहुत कम होती हैं। साथ में इनके टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 3 डिफरेंट टाइप की कोन सेल्स होती हैं। आपकी रेटिना की फोटो रिसेप्टर सेल लेयर में 3 डिफरेंट टाइप की कोन सेल्स होती हैं, इस बेसिस पर कि उनमें किस प्रकार का फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट है। यानी कि कोन सेल्स के 3 टाइप्स हैं इस बेसिस पर कि उनमें किस प्रकार का फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला टाइप होता है रेड कोन सेल, दूसरा टाइप होता है ग्रीन कोन सेल और तीसरा टाइप होता है ब्लू कोन सेल। ध्यान दीजिए, रेड कोन सेल जो होगी उसमें जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट आउटर सेगमेंट पर प्रेजेंट होगा उसको आप नाम देते हैं इरीथ्रोप्सिन। तो कैसे याद रखेंगे आप? इरीथ्रोसाइट हम किनको बोलते हैं? आरबीसीज को बोलते हैं। इरीथ्रोसाइट आप किसे बोलते हैं? आरबीसीज को बोलते हैं। आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो इरीथ्रो टर्म हम जनरली यूज करते हैं रेड के लिए। तो रेड कोन सेल में कौन सा फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होगा? तो आप हमेशा याद रखिए इरीथ्रोप्सिन। इरीथ्रोसाइट से याद रखेंगे इरीथ्रोप्सिन। क्लियर? अब आपका जो ग्रीन कोन सेल है उनमें भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है आउटर सेगमेंट में, और वो कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोप्सिन। तो क्लोरोफिल कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल ग्रीन होता है। इससे आप याद रखें कि ग्रीन कोन सेल में जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होगा उसका नाम होगा क्लोरोप्सिन। ऐसे ही जो ब्लू कोन सेल होंगी उनके आउटर सेगमेंट में जो पिगमेंट होगा उसको आप क्या नाम दे सकते हैं? साइनोप्सिन। तो आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा हुआ है। साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो पहले क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। तो ब्लू कोन सेल में कौन सा पिगमेंट होता है? आप याद रखें साइनोप्सिन। साइनोप टर्म जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? साइनो, फॉर द ब्लू कलर। तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आप जान लीजिए कि कोन सेल्स भले ही रेड कोन, ग्रीन कोन या ब्लू कोन नाम से जानी जाती हैं, पर लिटरली इन सेल्स का कोई कलर नहीं होता है। देखिए मेरी बात को समझिए, रेड कोन सेल्स में जो पिगमेंट हैं, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स हैं इरीथ्रोप्सिन, वो रेड कलर के नहीं होते हैं। इसी तरीके से ग्रीन कोन सेल्स में जो क्लोरोप्सिन है वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। ब्लू कोन सेल में जो साइनोप्सिन है वो ब्लू कलर के नहीं होते। यानी कि इन सेल्स का अपना कोई कलर नहीं होता है, बल्कि आप इनको रेड, ग्रीन या ब्लू क्यों कहते हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। रेड कोन सेल्स में जो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स है इरीथ्रोप्सिन, वो रेड कलर के अगेंस्ट सेंसिटिव होता है और वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दैट इज द रीजन कि आपने इन सेल्स को रेड कोन सेल बोला और इनमें प्रेजेंट पिगमेंट को इरीथ्रोप्सिन बोला। सिमिलरली ग्रीन कोन सेल्स में जो पिगमेंट है क्लोरोप्सिन, वो ग्रीन कलर के पिगमेंट नहीं है, बल्कि वो ग्रीन कलर की लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए आपने इन पिगमेंट को क्लोरोप्सिन और सेल्स को ग्रीन कोन सेल बोला। और इसी तरीके का कंसेप्ट किनके साथ लगता है? आपके ब्लू कोन सेल के साथ। के इनमें जो साइनोप्सिन पिगमेंट है वो ब्लू कलर के पिगमेंट नहीं है, बल्कि वो ब्लू कलर की लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं और उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए आपने इन पिगमेंट को साइनोप्सिन बोला और इन सेल्स को आपने ब्लू कोन सेल बोला है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि जो रॉड सेल हैं और जो कोन सेल्स हैं, इनके बारे में और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। रॉड सेल में क्योंकि जो पिगमेंट होता है वो रोडोप्सिन होता है। रॉड सेल में जो पिगमेंट है, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है, वो रोडोप्सिन है। और रोडोप्सिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो रॉड सेल्स होती हैं वो हमेशा एक्टिव होती हैं डिम लाइट में या कम लाइट में। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हमारी रॉड सेल डिम लाइट में ही एक्टिव होती हैं क्योंकि उनमें जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, उसकी वजह से। तो मैं लिख सकता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रोडोप्सिन पिगमेंट इन रॉड सेल दे ऑलवेज एक्टिव इन डिम लाइट। और ये एक्सपीरियंस तो आपने अपनी लाइफ में हजारों बार फील किया होगा, जब हम अपने कमरे में बैठे होते हैं और उस कमरे में अंधेरा होता है और केवल एक छोटा सा 0 वॉट का बल्ब जल रहा होता है, तो हमें उस समय पर जो विजन मिलता है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन मिलता है। यानी कि कमरे में अगर
कम लाइट है, बहुत ही डिम लाइट है, तो आपको दिखाई तो देगा, लेकिन जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी उनका आपको कलर स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, आपको वो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट विजन में दिखाई देंगी। तो उस समय आपकी जो रॉड सेल होती हैं वो एक्टिव होती हैं और उनकी वजह से आपको जो विजन मिल रहा होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन मिल रहा होता है। सिमिलरली जैसे कि आप रात में एक सड़क पर खड़े हुए हैं, रात में आप एक सड़क पर खड़े हुए हैं और सड़क पर काफी अंधेरा है, बस हल्की फुल्की यहां वहां से थोड़ी बहुत मून लाइट आ रही है या कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, तो आपको सड़क पर आने वाली चीजें दिखाई तो देंगी, लेकिन यह समझ में नहीं आएगा उनका कलर क्या है। सामने से अगर 4 लड़के आ रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि हाँ 4 लोग आ रहे हैं, लेकिन आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे या ये समझ नहीं पाएंगे कि उन चारों लड़कों ने किस कलर की शर्ट या टी शर्ट पहन रखी है। तो जब भी डिम लाइट होती है तो आपकी रॉड सेल एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनमें रोडोप्सिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से, और आपको इनसे जो विजन मिलता है वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन होता है, यानी कि कलर्ड विजन आपको नहीं मिलेगा। तो रॉड सेल में रोडोप्सिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से ये डिम लाइट में एक्टिव होती हैं और हमें ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन देती हैं। इनसे मिलने वाले इस ब्लैक एंड व्हाइट विजन को हम स्कोटॉपिक विजन या ट्वाइलाइटिंग विजन भी कहते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नीट में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि रॉड सेल्स डिम लाइट में एक्टिव होती हैं, ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट विजन देती हैं। इनसे मिलने वाले विजन को इसमें से क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिए स्कोटॉपिक विजन या ट्वाइलाइटिंग विजन कहा जाता है। तो अब कैसे याद रखेंगे, आपके रॉड सेल से मिलने वाला विजन होता है स्कोटॉपिक विजन या ट्वाइलाइटिंग विजन। तो जब भी आप अंधेरे में डिम लाइट में किसी खेत में जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा किसके काटने का डर होता है? आपको डेफिनेटली बिच्छू के काटने का डर होता है। जब आप खेत में जाएंगे वहां काफी अंधेरा होगा या डिम लाइट होगी तो आपको डर लगेगा कि कहीं कोई बिच्छू जो है, स्कॉर्पियो जो है, वो आपके पैरों में ना काट ले। तो याद रखना है अंधेरे में हमें बिच्छू के काटने से डर रहता है, और अंधेरे में मतलब कि डिम लाइट में रॉड सेल से मिलने वाला विजन क्या होगा, तो स्कॉर्पियो से आप याद रखें स्कोटॉपिक विजन, स्कोटॉपिक विजन। और दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हैं ट्वाइलाइटिंग विजन। तो आपने अपने घरों में देखा होगा जो ट्यूब लाइट होती है, ट्यूब लाइट वो कैसी होती है? रॉड लाइक होती है। ट्यूब लाइट कैसी होती है? उसमें एक रॉड होती है ना, इस तरीके से। आप सभी के घरों में आपने ट्यूब लाइट को देखा होगा। तो ट्यूब लाइट जो होती है वो कैसी होती है? रॉड लाइक होती है। तो रॉड सेल्स के थ्रू मिलने वाले विजन को हम क्या याद रख सकते हैं? ट्यूब लाइट से ट्वाइलाइटिंग विजन। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि रॉड सेल से हमें मिलने वाला विजन हमेशा कैसा होता है? कलरलेस विजन होता है, यानी कि हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट विजन कहेंगे, नो कलर विजन। कलर्ड विजन आपको कभी रॉड सेल से नहीं मिलेगा। तो जल्दी से रॉड सेल के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है मैं रिवाइज करा देता हूं। रॉड सेल्स नंबर में कोन सेल से बहुत ज्यादा होती हैं। 100 मिलियन रॉड सेल्स आपकी एक आई में प्रेजेंट होती हैं। रॉड सेल में जो पिगमेंट होता है वो रोडोप्सिन है, जो उसके आउटर सेगमेंट में होता है, और रोडोप्सिन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से रॉड सेल्स ऑलवेज एक्टिव इन डिम लाइट, और इनसे आपको जो विजन मिलेगा ब्लैक एंड व्हाइट उसको आप स्कोटॉपिक विजन या ट्वाइलाइटिंग विजन कहते हैं। कभी भी कलर्ड विजन आपको रॉड सेल से नहीं मिलता है। अब मैं बात करता हूं कोन सेल्स की। अब हम सभी जानते हैं कि कोन सेल्स में 3 डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं, इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन, साइनोप्सिन, और इन पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से ये सेल्स हमेशा एक्टिव होती हैं तब जब आपके आसपास भरपूर प्रकाश हो, बहुत सारी ब्राइट लाइट हो या डे लाइट हो। तो दिन में जब सनलाइट होती है हमारे आसपास, या हम तेज बल्ब या CLF वगैरह या कोई बड़ी सी लाइट जलाकर कमरे में बैठे होते हैं जिससे भरपूर रोशनी उस कमरे के अंदर हो रही है, तो उस समय जो आपको विजन मिलता है वो आपके कोन सेल्स की वजह से मिलता है। कोन सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव इन ब्राइट लाइट और डे लाइट। अब आपको याद रखना है कि इनसे मिलने वाला जो विजन होगा वो कलर्ड विजन होगा, यानी कि जो रंगीन दुनिया आप देख पा रहे हैं, जो ये रंगीन दुनिया आप देख पा रहे हैं वो किसकी वजह से? तो कोन सेल्स की वजह से। तो कोन सेल्स से मिलने वाले कलर्ड विजन को हम फोटोपिक विजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन। तो ये भी आप कैसे याद रख सकते हैं? एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आजकल के जो कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे और DSLR कैमरे और जो आपके मोबाइल के कैमरे हैं, ये सभी जो फोटो आपको देते हैं वो कैसी देते हैं? कलर्ड फोटो देते हैं। तो आप याद रखिए आजकल की जो फोटो होती हैं वो कैसी होती हैं? कलर्ड होती हैं। तो फोटोज कैसी होती हैं आजकल की? कलर्ड होती हैं। तो फोटो कलर्ड होती है, उससे आप याद रखें कि फोटोपिक विजन का मतलब क्या होगा? कलर्ड विजन, जो आपको कौन देती हैं? आपकी रेटिना में प्रेजेंट कोन सेल्स। एंड हमेशा याद रखिए कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी रेटिनल
कोन सेल्स पर पड़ती है तो 3 डिफरेंट टाइप की रेटिना में प्रेजेंट जो कोन सेल्स हैं उनसे जो कलर सेंसेशंस आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन उन कलर सेंसेशंस को 3 डिफरेंट टाइप के कलर सेंसेशंस को मिक्स करके टोटल 1700 टाइप के डिफरेंट कलर को डिफरेंशिएट या रिकॉग्नाइज्ड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेल ट्रेंड आई। आपकी जो एक अच्छी कंडीशन में आंखें हैं आपकी यंग एज में या आपकी एडल्ट एज में, तो उस समय पर आपका ब्रेन जो है वो आपकी आंख की रेटिना में बनने वाली जो इमेज होगी उसमें जो कलर्स होंगे, ऐसे 1700 कलर को वो आसानी से आपका ब्रेन डिफरेंशिएट कर सकता है केवल 3 डिफरेंट टाइप की कोन सेल्स के थ्रू आने वाले कलर सेंसेशंस को मिक्स करने के बाद या मिक्स करके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपकी एबिलिटी है आपके ब्रेन की भी और आपके आंखों की भी। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी जो फोटो रिसेप्टर सेल्स लेयर है रेटिना में, जिसमें 2 डिफरेंट टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल्स। इनमें जो पिगमेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी पिगमेंट हो, जैसे कि रॉड सेल का पिगमेंट मैं कहूंगा रोडोप्सिन, कोन सेल्स के पिगमेंट्स जैसे कि इरिथ्रोप्सिन, क्लोरोप्सिन या साइनोप्सिन। तो किसी भी पिगमेंट की स्ट्रक्चर को आप स्टडी जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल या एनी काइंड ऑफ फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स मेड अप ऑफ 2 कंपाउंड। कोई भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट जो होगा वो 2 कंपाउंड से मिलकर बना होगा। एक कंपाउंड होगा रेटिनल और दूसरा कंपाउंड होगा ऑप्सिन। तो जो ग्रीन कलर का आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, देखिए कोई भी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट 2 कंपाउंड से मिलकर बना होगा। एक कंपाउंड जो आपको ये ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूं इसको आप कहेंगे रेटिनल, जबकि दूसरा कंपाउंड होगा ऑप्सिन। तो हम समझ लेते हैं कि ये रेटिनल क्या चीज होती है। तो आप सभी ने विटामिन ए का नाम सुना होगा और हमारी बॉडी में जो विटामिन ए होता है उसको साइंटिफिकली आप रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। और रेटिनॉल में आप देख रहे हैं जो सफिक्स लगा हुआ है दैट इज OL, OL फॉर अल्कोहल, यानी कि रेटिनॉल जो है वो केमिकली क्या है? अल्कोहल है। इसमें केमिकल ग्रुप क्या होगा? अल्कोहल। अब सोचिए आप कि अगर आप रेटिनॉल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें, रेटिनॉल जो अल्कोहल है अगर आप उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दें तो जो रेटिनॉल का एल्डिहाइड बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा, उसको आप क्या कह सकते हैं? रेटिनल, जिसमें सफिक्स क्या आ जाएगा? AL। दैट मींस कि रेटिनल केमिकली क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो किसी भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स में जो रेटिनल कंपाउंड है वो लिटरली डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए है। ये आप बिल्कुल रट लीजिए, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो आप याद रखें विटामिन ए। विटामिन ए रेटिनॉल है जो अल्कोहल है, जो अपना डेरिवेटिव एल्डिहाइड जब बनाएगा तो उसको आप रेटिनल कहेंगे। और रेटिनल मतलब जो कि फोटोसेंसिटिव पिगमेंट का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी फोटोसेंसिटिव पिगमेंट में, चाहे वो रोडोप्सिन हो, चाहे वो इरिथ्रोप्सिन हो, चाहे वो क्लोरोप्सिन हो या वो साइनोप्सिन हो, किसी भी फोटो सेंसिटिव पिगमेंट में जो रेटिनल होता है वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर। रेटिनल सभी पिगमेंट में जो होगा वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जो सेकंड कंपाउंड ऑप्सिन है वो लिटरली प्रोटीन है और ये डिफरेंट टाइप के फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स में क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफर करेगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 4 डिफरेंट टाइप के फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स एक दूसरे से अलग हैं किस बेसिस पर, तो आप कहेंगे ऑप्सिन प्रोटीन के बेसिस पर। तो ऑप्सिन प्रोटीन है और उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, तो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस होंगे, जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो जब चेंज होगा तो ऑप्सिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। तो यही कारण है कि रोडोप्सिन में, इरिथ्रोप्सिन में, क्लोरोप्सिन में और साइनोप्सिन में ऑप्सिन प्रोटीन जो होते हैं स्ट्रक्चरली वो अलग अलग होते हैं, पर रेटिनल सभी में सेम होता है। ऑप्सिन के अलग अलग होने की वजह से ये चारों पिगमेंट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अलग रोल प्ले कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस प्ले कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, यानी कि बिल्कुल खत्म होने वाला है लेक्चर, आपको देखते रहना है। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करेंगे और येलो स्पॉट के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से मैं क्या करता हूं, आई के कंप्लीट स्ट्रक्चर को आपको रिवाइज कराते हुए ये बता देता हूं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है और येलो स्पॉट क्या होता है।
हमने देखा, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूं और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमने देखा कि हमारी जो आई बॉल होती है उसकी सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे आप फाइब्रस कोट कहते हैं। व्हाइट कलर की लेयर जो फाइब्रस कोट की है उसको आपने नाम दिया ये वाली, जिसको मैं पॉइंटर से कवर्ड कर रहा हूं। देखिए मैं पॉइंटर जहां जहां ले जा रहा हूं, दिस इज द व्हाइट लेयर ऑफ फाइब्रस कोट, जिसको आपने नाम दिया स्क्लेरा। आई वॉल में आउटर मोस्ट लेयर एंटीरियर सेंट्रल पोर्शन में आपने देखी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसको आपने नाम दिया कॉर्निया। उसके बाद आपने देखा कि मिडिल लेयर को हम वैस्कुलर कोट कहते हैं। आपके आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन को जो मिडिल वैस्कुलर कोट कवर्ड करता है उसको आपने नाम दिया कोरॉइड, जिसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है और इसका कलर ब्लू होता है। कोरॉइड ही अपना एक्सटेंशन करती है एंटीरियरली और एक मोटी सी थिक लेयर बनाती है, जिसको आप नाम देते हैं सीलियरी बॉडी। एंड सीलियरी बॉडी अपने एक्सटेंशन से एंटीरियरली सेंट्रल पोर्शन में देखा जाए तो एक पिगमेंटेड ओपैक डिस्क शेप्ड लेयर का फॉर्मेशन करती है, यानी कि सीलियरी बॉडी के एक्सटेंशन से ही ये लेयर बनेगी, जिसको आपने नाम दिया था आइरिस। और आइरिस के बीच में एक होल होता है जिसको आपने नाम दिया था प्यूपिल। सीलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स लटके होते हैं जिनको आपने सस्पेंसरी लिगामेंट नाम दिया, और सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड करके रखते हैं क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस को, जिसको आप जानते हैं जो बीच से मोटा होगा और पेरिफेरली क्या होगा, पतला होगा। अब आपने देखा कि जब लाइट आपकी आई वॉल के अंदर एंटर करेगी तो वो कहां पर फोकस्ड की जाएगी, आपकी कॉर्निया और लेंस के थ्रू आपकी रेटिना पर। तो ये जो मैंने येलोइश कलर की इनर लेयर यहां पर बना रखी है ये क्या है, रेटिना है। और हमने अभी अभी पढ़ा हुआ है कि जो रेटिना होती है उसमें 3 न्यूरल सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली जो इनर लेयर होगी रेटिना में न्यूरल सेल की, उसको आप गैंग्लियन लेयर कहेंगे, जिसमें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। और मैंने आपको बताया कि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होंगे उनका आपस में एक बंडल बन जाएगा जिसको आप ऑप्टिक नर्व बोलेंगे। और ये ऑप्टिक नर्व जो है वो आई वॉल के पोस्टेरियर पोल से, देखिए ये वाला जो पिछला हिस्सा इसको आप क्या कहेंगे, पोस्टेरियर पोल। तो आई बॉल के पोस्टेरियर पोल से ये ऑप्टिक नर्व आईज को एग्जिट कर देगी, लीव कर देगी। और बिलीव कीजिए यहीं से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आई वॉल में एंटर भी होती हैं। फिर से समझा रहा हूं, जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट होगी वहीं से बहुत सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपके आई वॉल में एंटर होती हैं। और ये जगह कौन सी जगह है, पोस्टेरियर पोल। तो पोस्टीरियर पोल से ही आपकी ऑप्टिक नर्व एग्जिट हो रही है और यहां से ही बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्या हो रही हैं, आपकी एंटर होती हैं। इस पोस्टीरियर पोल के अबव रेटिना पर एक ऐसा स्पॉट होता है, पोस्टीरियर पोल के अबव रेटिना पर एक ऐसा स्पॉट होता है जिस स्पॉट पर या जिस रीजन पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होती है, और उसे ही आप क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए ये पोस्टेरियर पोल है, इसके अबव यानी कि ऊपर रेटिना पर ये जो आपको स्पॉट दिख रहा है दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट की खासियत है, आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यहां हर जगह पर रॉड या कोन सेल्स प्रेजेंट है, पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पर ब्लाइंड स्पॉट है कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस स्पॉट को आप ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। पर ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहेंगे, क्योंकि जब भी लाइट आपकी आई वॉल के अंदर आएगी लेंस उसको फोकस करेगा, और अगर लेंस उसको किस पर फोकस कर देगा, आपके ब्लाइंड स्पॉट पर। अगर लाइट ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस कर दी जाएगी तो आपको कोई भी विजन नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है जहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती है, ना यहां पर रॉड सेल्स होती हैं और ना ही यहां पर कोन सेल्स होती हैं। इसलिए जब लाइट ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस होगी, गिरेगी, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपको कोई भी विजन नहीं मिलेगा। तो नीट में यह क्वेश्चन कई बार आता रहता है कि हमारा जो ब्लाइंड स्पॉट है उसमें किस प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शंस में दे देते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कोन सेल, कम नंबर होंगी रॉड सेल, फिर लिख देते हैं दोनों बराबर नंबर्स में होंगी, फिर लिख देते हैं कोन ज्यादा होंगी रॉड कम होंगी। पर लिटरली जो सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, देयर आर यहां पर आपको सेलेक्ट करना है कि किसी भी टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कहां पर है, आप कैसे याद रखेंगे। पोस्टेरियर पोल के अबव ब्लाइंड स्पॉट होता है, पर्टिकुलर उस पॉइंट पर जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट होती हैं और ब्लड वेसल्स आई बॉल में एंटर होती हैं।
एक चीज आपको समझ में आ चुकी है। ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल यानी कि साइड में, बाजू में, ब्लाइंड स्पॉट के लेटरली आप देखेंगे एक अनदर स्पॉट होता है जिसको आप येलो स्पॉट कहते हैं। येलोइश कलर के पिगमेंट से बना हुआ ये स्पॉट होता है जिसको आप क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो स्पॉट आपको दिख रहा है किसके बाजू में, ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, येलो स्पॉट। अब येलो स्पॉट की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, हमेशा याद रखना है आपको कि यहां पर बहुत ज्यादा नंबर में डेंसली पैक्ड होती हैं आपकी कौन सी सेल, कोन सेल्स। तो जहां पर येलो स्पॉट होगा वहां पर बहुत सारी कोन सेल्स प्रेजेंट होंगी, यानी बाकी फोटो रिसेप्टर सेल लेयर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कोन सेल्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगी, जहां पर येलो स्पॉट होगा, जो कहां पर होगा, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट लेटरल पोजीशन पर, बाजू में। और याद रखिए कि इस येलो स्पॉट में, इस येलो स्पॉट को हम फैंसी नेम, एक नया नाम भी दे सकते हैं, इसका जो आजकल फैंसी नेम चल रहा है वो है मैक्यूला ल्यूटिया। तो येलो स्पॉट को ही हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, येलो स्पॉट का ही दूसरा नाम क्या होता है, मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है ना। अब याद रखिए कि ये एक्चुअली में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरीके का, ये कंप्लीट जो स्पॉट है इसको आपने नाम दिया येलो स्पॉट, जिसका दूसरा नाम आपने क्या रख दिया, मैक्यूला ल्यूटिया। इसमें आप क्या देखेंगे, एक डिप्रेशन होता है, इसमें एक क्या दिखेगा आपको, डिप्रेशन दिखाई देगा। ये आपको जो डिप्रेशन दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, सेंट्रल पिट दिख रही है, इसको हम फोविया कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि येलो स्पॉट में या मैक्यूला ल्यूटिया में आपको जो एक डिप्रेशन दिखाई देगा, देखिए ये वाला डिप्रेशन, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है सेंट्रल पिट, इसको मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल पिट, उसको हम नाम देते हैं फोविया। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जब आप अपनी आई वॉल के अंदर लाइट को लेंस की हेल्प से फोकस करेंगे, कहां पर, येलो स्पॉट पर, जब लाइट आपकी कहां पर फोकस होगी, येलो स्पॉट पर, तो आपको उस ऑब्जेक्ट का जो व्यू होगा वो बिल्कुल क्लियर कलर्ड और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। तो एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेटेड होकर आंखें गड़ाकर देखते हैं, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ध्यान से कंसंट्रेट होकर आंखें गड़ाकर देखते हैं, या आप जब किसी अपनी बुक को लेकर कंसंट्रेट होकर आंखें गड़ाकर पढ़ते हैं, तो लिटरली जो आंखें गड़ाकर या एकदम ताकते हुए हम किसी चीज को देखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। जब भी आप किसी भी चीज को कंसंट्रेट होकर या आंखें गड़ाकर देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली लाइट को अपनी आई बॉल के अंदर ले जा रहे हैं और लेंस की हेल्प से कहां पर फोकस कर रहे हैं, येलो स्पॉट पर। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को हम येलो स्पॉट पर फोकस करते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट का जो व्यू होगा वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा। यानी कि जब भी हम कंसंट्रेट होकर या आंखें गड़ाकर किसी भी चीज को देखेंगे तब हम लिटरली क्या कर रहे होंगे, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को येलो स्पॉट पर, कहां पर, मैक्यूला ल्यूटिया पर या येलो स्पॉट पर क्या कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे। और ये वो पॉइंट है जहां पर आप देखेंगे कि आपको विजुअल एक्विटी या रिजोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए कि येलो पॉइंट पर अगर लाइट फोकस होगी तो आपको बहुत ही ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन या विजुअल एक्विटी ऑब्टेन होगी, आपको उस ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। तो आंखें गड़ाकर किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो हम अपनी आंखों की कॉर्निया और लेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को येलो स्पॉट पर यानी कि मैक्यूला ल्यूटिया पर फोकस करते हैं ताकि हम उस चीज को बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट एक्विटी, विजुअल एक्विटी या रिजोल्यूशन के साथ स्पष्ट तरीके से देख सकें। तो आज के इस लेक्चर में मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें आपको जो कुछ भी मैंने बताया है वो सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में आपको इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप याद रखिए कॉर्निया क्या है, आप याद रखिए कि स्क्लेरा क्या है, कोरॉइड क्या है, सिलियरी बॉडी क्या है, आइरिस क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्या है, हमारा लेंस किस तरीके का होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्रिस्टलाइन होता है। आपको याद रखना है कि रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर जो होती है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन की होती है जिसको आप गैंग्लियन लेयर कहते हैं, फिर बाईपोलर न्यूरॉन की लेयर होती है और आखिरी में फोटो रिसेप्टर सेल की लेयर होती है। 2 टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल, एक कोन सेल्स। रॉड सेल्स का पिगमेंट याद रखिए
रोडोप्सिन और कोन सेल्स 3 डिफरेंट टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। एक आपकी होती है रेड कोन, एक ब्लू कोन, एक ग्रीन कोन, और इनमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन रिस्पेक्टिवली। और आप याद रखिए कि हर पिगमेंट जो होगा उसमें 2 कंपाउंड से मिलकर वो बना होगा, रेटिनल जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है और ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है। ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आने की वजह से चारों पिगमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। एंड आप हमेशा याद रखिए कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो पोस्टेरियर पोल के अबव रेटिना पर एक ऐसा स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट है जहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती, और अगर लाइट को इस स्पॉट पर फोकस कर दे आपका लेंस तो आपको कोई भी विजन नहीं मिलेगा। जबकि ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पर क्या है, येलो स्पॉट जिसको मैक्यूला ल्यूटिया भी कहा जाता है, जिसमें एक सेंट्रल पिट होता है, डिप्रेशन होता है जिसको आप फोविया कहते हैं, और यहां पर बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड होती हैं कोन सेल्स। और जब भी लाइट को आपकी आई का लेंस फोकस करता है येलो स्पॉट पर तो आपको विजुअल एक्विटी रिजोल्यूशन जो है वो काफी अच्छा मिलता है, ग्रेटेस्ट मिलता है। इतनी सब बातें आपको इस लेक्चर में याद रखनी है। अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैकेनिज्म ऑफ विजन को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।